साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि साथियों पहले से हम दूसरी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, आज हम एक नए अध्याय के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें यहाँ लेखक संकेत दे रहे हैं, आज का विषय है, आज का अध्याय है, जाति व्यवस्था के कलंक के साथ भारत सुपर पावर कैसे बनेगा। यहाँ देश के ऊपर जो है लेखक वो विचार कर रहे हैं कि जब तक देश में जाति व्यवस्था कायम है तब तक ये देश के ऊपर एक कलंक है, और इसमें हम सुपर पावर भारत कैसे बनेगा, ये हम सपना कैसे देख सकते हैं। इसी के विषय में आज लेखक हमें लिख करके समझा रहे हैं, बल्कि एक छोटा सा हमें उदाहरण दे रहे हैं कि उदाहरण तो इसके अनेकों मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ दे रहे हैं कि 1913 में डॉक्टर अम्बेडकर ने ये सपना देखा था। जब वो कोलंबिया में पढ़ने के लिए गए थे, जब भी बाबा साहब के मन में ये विचार था कि हम इसको भारत को जो है कि अमेरिका जैसा एक समृद्ध देश बनाना चाहते हैं। ये उनका सपना था कि हम एक सुपर पावर देश बनाना चाहते हैं। ये बाबा साहब का सपना था। लेकिन वहीं उन्हें इस बात की चिंता भी थी, उस समय का दौर भी था। और एक कहानी के माध्यम से एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि अगर ब्राह्मण उस समय चाय और पकौड़ी की दुकान खोलता था, चाहे वो कितना भी बढ़िया रहता था, तो उसे जो गैर ब्राह्मण समाज थे, तो जो दूसरे समाज थे, वो उससे धिक्कारते थे कि तूने ये कौन सा छोटा काम कर लिया है। इसके सहारे से उसके बच्चों को शादी ब्याह में भी अड़चने होती और उसको बिरादरी से अलग समझा जाने लगता और उसको अलग रख दिया जाता था। ये एक ब्राह्मण के सामने ये मजबूरी थी कि वो ऐसा चाहते हुए, खूब बढ़िया हुनरमंद अपने को रखते हुए भी वो ऐसा काम करने की कोशिश नहीं कर पाता था, और अगर करता था तो वो टूट जाता था, उसे अलग कर दिया जाता था। ठीक उसी तरीके से उसी के विपरीत अगर एक दलित समाज का कोई व्यक्ति होता था और वो खूब बढ़िया चाय और पकौड़ी की दुकान रखने की कोशिश करता और ग्राहकों को खूब साफ सफाई से देने की कोशिश करता, तो जो उससे गैर दलित समाज के जो थे, वो अपने आप को उससे ऊंचा समझते थे कि ये सो एक अछूत है, एक दलित है, इसके यहाँ कैसे हम चाय पी सकते हैं। और उसके सामने ऐसी परेशानियां, ऐसी मुसीबतें खड़ी कर देते थे कि वो लाख कोशिश, अपने आप को लाख तैयारियां करते हुए और खूब हुनरमंद तरीके से करते हुए, लेकिन फिर भी उसके बिजनेस को जो है कि लोग ऐसा ना चाह करके कोई स्वीकार नहीं करता था, तो इस कारण से उसको मनोबल टूट जाता था और वो उस कार्य को नहीं कर पाता था। ये जो मौजूदा दशा थी, डॉक्टर अम्बेडकर ने इस चीज़ को देखा और पहचाना कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि जब तक ये जाति नाम का जो कलंक है ये हमारे देश में जब तक ये हावी रहेगा, तब तक जो हमारे देश का नागरिक जो है वो तो समूचे भारत के लिए, सबके लिए सोच रहे थे। सवर्ण, दलित और बैकवर्ड सबके लिए वो सोच रहे थे कि पूरे देश के लिए उनकी सोच थी। बाकी अगर देखा जाए तो बाबा साहब ने तो पूरी दुनिया के लिए काम किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ये बाबा साहब की सोच थी कि अगर ऐसा, जब तक ये कलंक नहीं हटेगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि वहाँ एक उदाहरण देते कह रहे हैं कि 1863 में, आज बहुत साल पीछे, साल 1500 पीछे जो है कि बराक ओबामा ने जो उन्होंने जाति का जो है कि वो दास प्रथा थी, वो दास प्रथा को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी जो है कानूनी तौर पर दास प्रथा तो ख़त्म कर दिए थे, लेकिन कानूनी तौर पर, लेकिन उसके बाद भी जो उसमें जीवन, जो छोटे जीवन उसमें जी रहे थे, वो उसे अपना ही भला समझ करके उससे वो बाहर निकलते ही नहीं थे। उनके सामने भी एक मजबूरी थी कि वो इस चीज़ से बाहर निकल करके अपने आप को समझते नहीं थे कि हमारा ये जाति एक कलंक है, एक भेद है, और इससे हम हट जाएंगे तो हमें इससे फ़ायदा होगा। इस चीज़ को वो ना समझ पाने के कारण, शिक्षा की कमी के कारण ना समझ पाने को उसी में जीवन जी रहे थे। एक उदाहरण के रूप में बाबा साहब समझा रहे हैं, और यही हालात थी वहाँ अमेरिका में रहते हुए अश्वेत लोगों के साथ में। लेकिन अश्वेत लोगों ने भी इस चीज़ को माना और पहचाना, और शिक्षा के रास्ते को अपनाते हुए वो भी जो है कि इस चीज़ को चुन लिया, और उन्होंने जो है कि एक अश्वेत को जो है कि अपना अमेरिका ने जो है कि एक अश्वेत को अपना जो है कि नेता चुन लिया। और उसी चुनने के बजाय जो है कि उनको तमाम नौकरियों में अपने समाज को उनको मौका मिला, और वो जब नौकरियों में चले तो उनकी जो है कि अर्थ जो है व्यवस्था वो सही हुई, और अर्थव्यवस्था सही होते ही उन्होंने जाति को भेद करके और उसे तोड़ दिया, और वो एक अच्छे बेहतर जीवन जीने के लिए तैयार हो गए। आज अमेरिका जो है पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में साथियों भर के कायम हुआ। इस चीज़ से हमें सीख लेनी चाहिए। एक छोटे से सारांश के माध्यम से कभी हमें यहाँ चेतना दे रहे हैं, हमें सचेत कर रहे हैं, हमें जागरूक कर रहे हैं। तो आज का विषय जो है हम इस पे, लेखक लिख रहे हैं, आज के विषय पे हम इस पे चर्चा करेंगे। जाति व्यवस्था के कलंक के साथ भारत सुपर पावर कैसे बनेगा। उदाहरण अनेक हैं,
वर्ष 1913 में जब डॉक्टर अम्बेडकर भारत को अमेरिका बनाना चाहते थे, तब यदि कोई ब्राह्मण चाय पकौड़ी की दुकान खोलता तो वह ब्राह्मण समाज में ही अलग थलग पड़ जाता था। उस ब्राह्मण परिवार के बच्चों की शादियों में भी दिक्कतें हो सकती थीं। वहीं पर यदि कोई दलित चाय पकौड़ी की दुकान खोलता और अत्यंत स्वादिष्ट चाय पकौड़ी बनाने और निहायत साफ सुथरे तरीके से उन्हें ग्राहकों को परोसने की उसी महारत के बावजूद गैर दलित उसकी दुकान पर नहीं जाते। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनमें व्यक्ति के खुद के जीवन स्तर को सुधारने वाले किसी भी आर्थिक प्रयास को समुदाय या जातिगत आधार निंदनीय कहे जाते हैं। बाबा साहब ने यह समझ लिया कि अगर भारत को अमेरिका या सुपर पावर की जमात में शामिल होना है तो उसे अपनी जात व्यवस्था पर हमला करना ही होगा। दलितों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे भारत की जात व्यवस्था टूटे और इसका समूल विनाश हो। किसी भी व्यवस्था परिवर्तन में मानवीय प्रयास महत्वपूर्ण होते हैं, पर जहां डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महापुरुष नेतृत्व प्रदान करते हैं। हालांकि व्यवस्था परिवर्तन में आर्थिक पर्यायों का भी विशिष्ट योगदान है। मसलन वर्ष 1863 में ही अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा को संवैधानिक रूप से समाप्त कर दिया था। बावजूद इसके पहले से रहे दास तुल्य हालात में ही जीवन जीने के लिए मजबूर थे। साथियों, यहाँ वही चीज़ कह रहे हैं अब्राहम लिंकन ने जो है कि दास प्रथा को वहाँ पे संवैधानिक रूप से ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर भी जो उस स्तर में जीवन जी रहे थे वो इससे बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे थे, जिसका से साथियों मैंने आपको पहले जिक्र करके बता दिया हूँ। फिर आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, 20वीं सदी के आरंभ के साथ ही अमेरिका में औद्योगिकरण की रफ्तार तेज हुई। अश्वेतों ने भी बड़े पैमाने पर औद्योगिक केंद्रों की ओर प्रस्थान किया। वर्ष 1910 से 1930 के दौरान लाखों अश्वेत कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर औद्योगिक शहरों में आकर सेटल हो गए। इस घटना को सही मायने में दास प्रथा की समाप्ति माना जाता है। बदलाव की प्रक्रिया में दासों का पहला दस्ता अमेरिकी धरती पर उतरा था। वर्ष 2009 में बाराक ओबामा के रूप में एक अश्वेत अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया गया, यानी मात्र 390 वर्षों में रंग भेद पर अश्वेत का पानी छा गया। श्वेत बहुल्य अमेरिका ने एक अश्वेत को अपना नेता चुना। वैसे ही भारत को यदि जाति विहीन समाज बनाना है तो लाखों दलितों को पूंजीपति बनकर गैर दलितों को नौकरी पर रखना होगा। दलितों को अंतर्जातीय रिश्ते बनाने होंगे। इसी प्रक्रिया से जात व्यवस्था टूटेगी, दलित गैर दलित भेद समाप्त होगा, समाज में कई भाईचारा बढ़ेगा तथा भारत का सुपर पावर के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। यही होगा डॉक्टर अम्बेडकर का सपनों का भारत। साथियों, यहाँ लेखक लिख रहे हैं जो सपना बाबा साहब ने देखा था कि हम एक जो है कि सुपर पावर भारत के रूप में देखना चाहते हैं, जो कि अन्य जैसे विकसित देश हैं उनके बराबर में बाबा साहब का जो देखने का सपना था साथियों वो अधूरा ही रह गया, क्योंकि इनके साथ तमाम ऐसे जो अभी कठिनाइयाँ हैं वो टूट नहीं पाए हैं। उन्हीं की कठिनाइयों की कड़ी में एक है जाति का विनाश, और जब तक हम यहाँ जाति का विनाश नहीं करेंगे और कैसे टूटेगी उसके लिए उन्होंने रास्ता बता रहे हैं कि हमें अंतर्जातीय विवाह करना होगा, भाईचारा बढ़ाना होगा, और इसके लिए हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना। ये 2-3 साधन ऐसे हैं, अगर इन पे हमारा जो है कि यहाँ का दलित वंचित शोषित और बहुजन समाज अगर इस पे प्रयास करे, कोशिश करे तो ये जात व्यवस्था टूटेगी, और जब जात व्यवस्था टूटेगी तो हमारा विकास कोई रोक नहीं पाएगा, हमें भाईचारा बढ़ेगा और हम देश के प्रति सोचेंगे और इस पे कार्य करने की कोशिश करेंगे तो हम भी अमेरिका जैसे एक महान देश बन करके दुनिया के सामने उभर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब का जो दिखाया हुआ सपना है, उनका अधूरा सपना बहुजन समाज को पूरा करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पे अमल करके चलना चाहिए। साथियों, ये बहुत बढ़िया एक अध्याय, एक चैप्टर के द्वारा हमें यहाँ समझाया जा रहा है, और ख़ास करके हमारे युवा समझे क्योंकि देश की जो तरक्की होती है वो युवाओं के कंधे पर भी होती है। एक युवा को देख करके दूसरा युवा प्रोत्साहित होता है, और उस समय शरीर का जो वर्चस्व होता है उनमें कुछ करने की क्षमता होती है, जागरूकता होती है, करने की कोशिश तो बूढ़ा भी करता है, बच्चे भी प्रयास करते हैं, लेकिन एक युवा में जो शक्ति होती है वो औरों में वो शक्ति नहीं होती है। इसलिए खास करके बार बार अपील की जाती है युवा साथियों से कि जब उन्हें करने का ऐसा अवसर मिलता है पहले वो शिक्षा को ग्रहण करके, और जब दुनिया में वो कदम रखते हैं तो उनको देश दुनिया पे भी विचार करके और अपने भी समाज को और अपने आर्थिक स्थिति और दशा को देख करके विचार करके, और फिर उन्होंने जैसा कि यहाँ कह रहे हैं कि उनको बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहिए,
उनको अपने आर्थिक हमको कहाँ से होगा, किस तरीके से होगा। और ये भी ध्यान रहे साथियों कि हमको कोई भी कार्य करना है तो बगैर किसी की दूसरे को क्षति पहुंचाए ही हमें आगे को बढ़ना, इसी को विकास कहते हैं। अगर हम किसी को क्षति पहुंचा करके अपना विकास करते हैं तो मूल रूप से वो विकास नहीं कहलाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, अपनी चिंतन मंथन में इन बारीकियों पर भी विचार विमर्श करके ही हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि लेखक यहाँ संकेत हमें दे रहे हैं, एक सुंदर सी विचारधारा हमें आंशिक रूप में प्रदान कर रहे हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि जब तक हम इस पर बढ़िया से सोच विचार करके और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तब हम जा कर के से एक सफल होंगे और एक सक्सेस होंगे और अपने एक देश के प्रति एक अच्छे वफादार नागरिक होंगे साथियों। यही होना चाहिए। इसी के साथ साथियों यहाँ वाणी को विराम लेता हूँ। इस अध्याय को समाप्ति है और फिर हम दूसरे अध्याय पर आपको साथ चर्चा करेंगे साथियों। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।